हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस लेक्चर में लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एटॉमिक रेडियस के इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने एटॉमिक रेडियस पढ़ा था कि उसके ट्रेंड्स क्या होते हैं अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शंस करने वाले हैं और जनरली ये देखा गया है कि जो इसका क्वेश्चन होता है वो एक्सेप्शन से ही आता है। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जो एक्सेप्शनल केसेस हैं मोर इम्पॉर्टेंटली आपको उस पर जोर देना है। ठीक है, तो पहला एक्सेप्शन करेंगे हम अलोंग द पीरियड। मैंने आपको करवाया है कि जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं अलोंग अ पीरियड, तो क्या होता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे, जैसे यहाँ पर लिथियम है, लिथियम से जाके हम नोबल गैसेस पे जाते हैं, तो होना क्या चाहिए था, एक्सपेक्टेड था कि जो रेडियस है, एटॉमिक साइज है, या फिर आप रेडियस कहो, ठीक है, रेडियस का हो या फिर साइज का हो, वो डिक्रीज होना चाहिए था। ठीक है, वो डिक्रीज होता है, उसका रीज़न लास्ट लेक्चर में है। तो अलोंग द पीरियड जनरली, ठीक है, तो ये वर्ड मैं बार बार यहाँ पर लिखती हूँ जनरली। ठीक है, जनरली क्या होता है, अलोंग अ पीरियड एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, लेकिन एक्सेप्शन आता है जब हम जाकर नोबल गैस पर पहुँचते हैं। नोबल गैस कहाँ होती है, एक्सट्रीम राइट साइड पे होती है। अब क्या हो रहा है, देखो लिथियम के बाद बेरिलियम साइज छोटा हो रहा है, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ये साइज क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं जैसे आप पीरियड में जा रही हो। लेकिन जैसे ही आप नोबल गैस पे पहुंचते हो, नियॉन क्या है, नोबल गैस है, जैसे ही आप नोबल गैस पे पहुंचते हो तो वहाँ पर साइज इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, फ्लोरीन का साइज कम है, नियॉन का ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल ये पलटी मार देता है ट्रेंड, यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है साइज। उसके अब रीज़न क्या है, क्योंकि जो नोबल गैसेस होती है, मैंने आपको पहले ही करवाया है, जो नोबल गैसेस होती है, नोबल गैसेस में कौन सी फोर्सेस होती हैं, वॉन्डर वॉल फोर्स। कौन सी, वॉन्डर वॉल्स फोर्स। ठीक है, वॉन्डर वॉल्स इंट्रैक्शंस वहाँ पर होती है, और वहाँ पर जो रेडियस काउंट होता है वो होता है वॉन्डर वॉल्स रेडियस। और जो वॉन्डर वॉल्स रेडियस होता है वो हमने कहा था कि रेडियस वॉन्डर वॉल सबसे ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेडियस अगर आप कोवेलेंट का देखोगे। ठीक है, तो एक ये रीज़न है कि वहाँ पर जो नोबल गैसेस है वहाँ पर वॉन्डर वॉल रेडियस पिक्चर में आता है, इस वजह से वहाँ पर साइज़ बड़ा है। और दूसरी बात क्या है, देखो जब फ्लोरीन में क्या हुआ, न्यूक्लियस बीच में है, ठीक है, चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें जा रहे हैं, जैसे लास्ट वाली शेल में अगर हम देखें तो यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन के केस में। ठीक है, अगर हम बात करें नियॉन की तो यहाँ पर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि बीच में क्या है, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 10 एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, नियॉन का केस है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का आपस में रिपल्शन है वो भी क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से साइज ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है नियॉन के केस में। तो नियॉन का जो साइज है, एटॉमिक रेडियस है, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक है, तो एक एक्सेप्शन आपको यहाँ पर लास्ट में पीरियड के एंड में देखने को मिलता है। सेम गोज़ फॉर थर्ड पीरियड, वहाँ पर भी आपको क्लोरीन और नीचे क्या आता है इसके, आर्गन, वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा आर्गन का साइज ज़्यादा होगा, आर्गन का साइज ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। ठीक, तो नियॉन का साइज ज़्यादा होने का रीज़न क्या है कि पहला यहाँ पर वॉन्डर वॉल रेडियस आता है, और दूसरा कि नियॉन में जो आउटर शेल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है, या फिर यूँ कहो कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ज़्यादा है और उनमें आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, तो थर्ड पीरियड में भी मैंने आपको बताया है क्लोरीन आर्गन के लिए भी सेम ट्रेंड फॉलो होगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट एक्सेप्शन। अब चलते हैं डी ब्लॉक की तरफ, वहाँ पर भी एक्सेप्शंस है। ठीक है, फर्स्ट इज, जैसे हम 3D सीरीज देखते हैं, 3D सीरीज कौन सी होती है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, ये हमारी 3D सीरीज है। अब इसमें क्या होता है, जब आप
अलोंग द पीरियड इस साइड पे अगर आप एटॉमिक रेडियस देखोगे तो यहाँ पर कोई रेगुलर डिक्रीज आपको देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि होना चाहिए था, जैसे मैंने आपको करवाया है कि अलोंग द पीरियड क्या होना चाहिए था कि जो साइज़ है, एटॉमिक साइज़ है, वो डिक्रीज होना चाहिए था, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर क्या होता है, इस पूरी जो सीरीज़ है 3D सीरीज़ क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 3D में जाता है, ठीक है। डी सबशेल में कहाँ 3D में जाता है। अब क्या होता है, इसको आप 3 पार्ट्स में डिवाइड करोगे। स्कैंडियम से मैंगनीज एक पार्ट आएगा, फिर आ जाएगा आयरन से निकल, लास्ट में कॉपर एंड जिंक, जिसे हम कज़न भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूरी सीरीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब देखो इनिशियल पार्ट पे क्या होता है, स्कैंडियम टू मैंगनीज जो आपका ट्रेंड है, जो पीरियड में ट्रेंड होना चाहिए वो ही चलता है कि साइज़ डिक्रीज़ होता है, ठीक है, यहाँ तक। और इसका रीज़न क्या है, साइज़ डिक्रीज़ होने का जो नॉर्मल रीज़न होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, तो न्यूक्लियस की जो पावर है वो बढ़ रही है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आते हैं, जब हम मैंगनीज से आगे आते हैं, तो वहाँ पर जाके क्या होता है, साइज़ सिमिलर होने लगते हैं। यहाँ पर एक टर्म आपको मैं समझा दूँ, ये SE क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है। देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, ये यहाँ पर हमने एक शेल बनाई, ये हमने यहाँ पर दूसरी शेल बनाई, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस है, ऑब्वियसली इसका चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और यहाँ पर ये आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, और बीच में अंदर वाली शेल में, इनर शेल में भी कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो ये हो गया आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये वाले हैं इनर इलेक्ट्रॉन्स। कौन से हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होता है कि जो ये इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो काइंड ऑफ शील्ड प्रोवाइड करते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन को। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का न्यूक्लियर चार्ज है, तो न्यूक्लियर चार्ज से इस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ये इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स बचाते हैं, और इसी शील्ड को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड करना किससे, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियर चार्ज से शील्ड करना, या फिर आप इसका उल्टा भी कह सकते हो कि जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको बाहर जाने से रोकना, ठीक है। तो एक्चुअली जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करवाते हैं, वो शील्डिंग करते हैं, ठीक है। तो वो शील्ड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम द न्यूक्लियर चार्ज। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में प्रेजेंट होंगे उतना कम न्यूक्लियर चार्ज बाहर की तरफ जाएगा। जो शील्डिंग इफेक्ट है उसका दूसरा नेम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। काइंड ऑफ ये सोच लो कि इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पर बीच में स्क्रीन लगी है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इनर इलेक्ट्रॉन्स है, वो काइंड ऑफ स्क्रीन प्रोवाइड करते हैं बीच में, सो दैट ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बाहर ना जा सके, इस इलेक्ट्रॉन के पास ये न्यूक्लियस का चार्ज ज़्यादा ना आ सके, ठीक है। तो ये भी एक फैक्टर है, और ये है शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और जो ये शील्डिंग इफेक्ट है उसका ट्रेंड देख लो, जो एस सबशेल होती है, एस सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं, फिर आते हैं पी सब कम, फिर आते हैं डी, और लास्ट में सबसे कम जो शील्डिंग इफेक्ट देते हैं वो होते हैं एफ सबशेल। और इसका रीज़न देख लो, बहुत ही ऑब्वियस रीज़न है, शेप की वजह से। जो एस होते हैं, जो ये एस सबशेल है क्या है, स्फेरिकल इन शेप है, यहाँ पर एस सबशेल होगी तो ये स्फेरिकली ब्लॉक करेगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, न्यूक्लियर चार्ज को ब्लॉक करेगी बाहर पहुंचने से। और जो एस सबशेल होती है वो क्लोज टू न्यूक्लियस होती है, ठीक है, क्लोज टू न्यूक्लियस होती है, जिसकी वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। वो ज़्यादा शील्ड कर पाएगी, ज़्यादा रोक पाएगी न्यूक्लियर चार्ज को बाहर पहुंचने से, ठीक है। वैसे ही ये जो ट्रेंड है वो डिक्रीज होता है, और लास्ट में आता है एफ वाले। अब एफ में देखा होगा आपने, जो इसके एफ सबशेल है उसमें जो शेप है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हालांकि हम इसे पढ़ते भी नहीं हैं। तो इसमें क्या होती है, वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है, डिस्क्रीट होती है, इस वजह से जो शील्डिंग है यहाँ पर लेस होती है। सेम फॉर डी। डी में भी क्या है, आपने देखे होंगे इस तरह फ्लावर्स से इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है, डी में। तो यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर चार्ज होगा, अगर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर पीछे अगर न्यूक्लियस है तो इससे बाहर जाना इसको
ईजी है, तो इतना ज़्यादा ये कवर प्रोवाइड नहीं कर रहे, शील्ड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और एस में क्या है, एस में न्यूक्लियस के बाहर पूरे का पूरा वो शील्ड कर रहे हैं और वो बाहर जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज नहीं जा पा रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। यहाँ पर बाहर जा पा रहा है बीच में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जो इसके ऑर्बिटल की शेप है इतनी ज़्यादा वो क्या है, इतनी क्लोज नहीं है जितने की एस सबशेल की है। इसीलिए कहा जाता है, ये वाला ट्रेंड आप लर्न करो कि एस की जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है या फिर शील्डिंग इफेक्ट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो एफ सबशेल है उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। ये कम शील्ड प्रोवाइड करता है, एस सबशेल सबसे ज़्यादा शील्डिंग देती है, ठीक है। शील्डिंग का मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज को रोकना बाहर पहुंचने से, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट आपको क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट का क्या है। अब देखो, इन केसेस में स्कैंडियम से मैंगनीज तक क्या होता है, साइज डिक्रीज कर रहा है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जेड इफेक्टिव को कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है स्कैंडियम में, क्योंकि अगर हम स्कैंडियम में देखें, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, मैंगनीज, तो डी में यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में 2 इलेक्ट्रॉन है, डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, तो यहाँ पर D5 होती है। जो क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एक्सेप्शन होता है, यहाँ पर D5 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आयरन चलती है। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ तक साइज डिक्रीज करता है जैसे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, क्योंकि जब आप न्यूक्लियस के चारों तरफ देखोगे, ठीक है, बाहर वाले शेल में जब आप देखोगे, बाहर वाले शेल में देखो यहाँ पर भी अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो बाहर वाले शेल में क्या है, तो यहाँ पर जो 4s है, 4s में पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है, फिर d में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर s में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस में इलेक्ट्रॉन है और डी में फिल हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर स्कैंडियम का देखते हैं 4s2 और 3d1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। तो d1 का मतलब है कि डी में 1 इलेक्ट्रॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या कर रहा है, ये जो डी है, जो ये इनर इलेक्ट्रॉन है, ये कितनी शील्डिंग कर पाएगी, ज़्यादा तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज को रोकना इनके बस की बात तो नहीं है, 1 इलेक्ट्रॉन की बस की बात नहीं है। फिर टाइटेनियम में आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, इतनी शील्डिंग ज़्यादा नहीं है। 3 कर लोगे, 4 और 5 कर लोगे, तब भी ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसकी जो शील्डिंग है, या फिर आप ये कहो जो शील्डिंग इफेक्ट है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता मैंगनीज तक। तो यहाँ तक हम लिखते हैं जो जेड इफेक्टिव होता है, दैट मीन्स जेड इफेक्टिव का मतलब है जो ये न्यूक्लियस है इसका इफेक्टिव जो चार्ज है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। मतलब शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि रोक है न्यूक्लियर चार्ज के लिए। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन से ये न्यूक्लियर चार्ज नहीं रुक रहा, ये आराम से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज जब बाहर जाएगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, इसकी वजह से साइज डिक्रीज करता है टिल मैंगनीज। लेकिन मैंगनीज के बाद क्या होता है, पिक्चर बिल्कुल पलट जाती है। कैसे, आयरन हो गया यहाँ पर, कोबाल्ट और निकल। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आने लगे, जैसे यहाँ पर D6 है, ठीक है, D7, D8, जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ज़्यादा फिल होने लगे, तो अब देखो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ने घेर लिया ना न्यूक्लियस को, तो क्या करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को ब्लॉक कर देते हैं। शील्डिंग इफेक्ट को आप ब्लॉकिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, सो दैट आपको ध्यान रहे। तो ये क्या कर रहे हैं, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही ज़्यादा हुए, 6, 7, 8 हुए, तो यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है वो काइंड ऑफ बराबर आ गई। जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और शील्डिंग इफेक्ट है वो इक्वल आगे, ऑलमोस्ट इक्वल आगे, ठीक है। जितना इसका इफेक्ट है, न्यूक्लियस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, उतना ही ये इसको शील्ड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर इसी वजह से क्या होता है, जो साइज होते हैं तीनों के वो सेम आते हैं। आयरन, कोबाल्ट और निकल के सिमिलर साइजेस आते हैं, क्योंकि इस रीजन में क्या होता है, जो जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट है वो आपस में इक्वल आते हैं, ठीक है। अब आते हैं कज़न पे, कॉपर एंड जिंक। जब हम कॉपर एंड जिंक पे आते हैं तो देखो कॉपर एंड जिंक में क्या चीज़ें हो रही है। जब आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, आर्गन 3d10 4s1, ठीक है। वहीं जिंक की क्या होती है, आर्गन 3d10 4s2,
ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ तक आते आते जो शील्डिंग इफेक्ट है वो प्रोमिनेंट तो होगा ही। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ही अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, न्यूक्लियस के जो चार्ज को वो शील्ड करेंगे, वो इफेक्टिवली ब्लॉक करेंगे। तो उस जो Z इफेक्टिव है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो बाहर तक नहीं जा पाएगा। तो ऐसे केस में कॉपर और जिंक के केस में एक चीज़ तो है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो ज़्यादा है इन केसेस में, और Z इफेक्टिव जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है बाहर तक जो पहुंच रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक नहीं जाता है तो क्या होता है, तो साइज इंक्रीज होता है। आप इसे इस तरह से समझो कि अगर यहाँ से न्यूक्लियर चार्ज बाहर जाता तो क्या होता, वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ता, अट्रैक्शन होती पॉजिटिव नेगेटिव की, और साइज श्रिंक हो जाता। अब ये न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक पहुंच ही नहीं रहा है ड्यू टू शील्डिंग बाय d इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से जो साइज है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, साइज इंक्रीज होता है। आप इसे इस तरह से भी ध्यान रख सकते हो, जो शील्डिंग इफेक्ट है, अगर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है तो उससे साइज बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक नहीं जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा कहीं आपको दिख रहा है तो साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अंदर तक ही रह गया, बाहर तक नहीं पहुंचा, तो इलेक्ट्रॉन फ्री है तो उससे साइज इंक्रीज होता है, कॉम्पैक्ट नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो। अब इन दोनों में से भी अगर आपको देखना है कि कॉपर और जिंक में से किसका साइज बड़ा है, तो क्या होता है, जिंक का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, कॉपर का कम होता है, जिंक का बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो यहाँ पर कितना है, बाकी तो सेम है, D10 है, जो स्क्रीनिंग है वो भी सेम लेवल पे हो रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इनकी जो आपस में रिपल्शन होगी 10 इलेक्ट्रॉन्स की इसके साथ वो ज़्यादा होगी। जो इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस है वो जिंक में इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना जिंक का साइज ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो यही पूरी कहानी है जिसे हम यहाँ पर समराइज करने वाले हैं। इसका मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगी किस तरह से ये ट्रेंड आपको लर्न करना है। पहले देखो, स्कैंडियम टू मैंगनीज क्या हुआ, साइज डिक्रीज हुआ, जैसे यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाने पे होना चाहिए था। क्यों, बिकॉज यहाँ पर जाके क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है और स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो इनर डी इलेक्ट्रॉन्स है वो कम है। ठीक है, जैसे 5 ही है। जैसे ही हम फर्दर आगे बढ़ते हैं तो साइज इनके सिमिलर रहते हैं। ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनके साइजेस सेम रहते हैं। इवन ये भी होता है कि क्रोमियम मैंगनीज तक भी साइज थोड़े सिमिलर आने लगते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, इनके भी थोड़ा बहुत डिक्रीज है, लेकिन कई बुक्स में क्या होता है, इनको सिमिलर कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो शील्डिंग इफेक्ट है और Z इफेक्टिव है वो आपस में इक्वल आ जाते हैं ऑलमोस्ट। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में ड्यू टू 10d इलेक्ट्रॉन्स, इनर शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, उसकी वजह से यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है और Z इफेक्टिव कम है। अगर दोनों की बात करें, कंपैरिजन करें, तो जो जिंक के केस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, D10 4s2 है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस भी है, साथ में शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसकी वजह से क्या हो जाता है, जिंक का साइज इंक्रीज कर जाता है। तो देखो, होना क्या चाहिए था, लेफ्ट टू राइट जाने से डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन कितना तगड़ा यहाँ पर एक्सेप्शन है कि जो जिंक है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, रीज़न क्या है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, और साथ ही में कि यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है क्योंकि D10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, अब ये बात है कि इतना ये इरेग्युलरिटी है, हम कैसे इसे लर्न करेंगे। अगर आपको डायरेक्ट लर्न करना है तो एक मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। आप इसे ऐसे लर्न करो, स्कूटर जेन, ठीक है, कि आपके पास स्कूटी भी कर सकते हो या स्कूटर कर सकते हो, स्कूटी कर लेते हैं, TI आ जाता है। स्कूटर, जेन, वैगनार, कोई नहीं, कि आपके पास इनमें से कोई नहीं है, स्कूटर, जेन, वैगनार, कोई नहीं, और बीच में जो एलिमेंट लेफ्ट हो जाएंगे वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे एटॉमिक रेडियाई में। ठीक है, इक्वल नहीं कहेंगे, सिमिलर कहेंगे, थोड़ा सा फर्क होगा, जैसे 117, 118, कईयों के 118, इस तरह से डिफरेंस रहेगा, बहुत ही कम, तो हम इसे सिमिलर कह देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कॉपर और निकल लास्ट में आएगी, तो क्या हुआ, स्कूटी, जेन, और यहाँ पर वैगनार,
कोई नहीं है आपके पास, और बीच में जो लेफ्ट आउट है वो यहाँ पर भर दो, ठीक है। इस तरह से लर्न कर सकते हो। बाकी रीज़न मैंने आपको बता दिया क्यों इस तरह की इसमें आपको इस तरह का ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट को, जो मैंने आपको समझाया है क्या होता है स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग मतलब वो स्क्रीन या फिर शील्ड प्रोवाइड कर रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सो दैट अंदर का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर ना पहुंचे, ठीक है। सो दिस इज द फिनोमिना ऑफ रिडक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज ऑन द आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। जो ये कहानी स्क्रीनिंग या शील्डिंग इफेक्ट की होती है वो किसकी वजह से होती है? वो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है, ठीक है। जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? वो शील्ड प्रोवाइड करते हैं बाहर के इलेक्ट्रॉन्स के लिए। जैसे ये न्यूक्लियर चार्ज है, इसको बाहर जाना होगा तो ये यहाँ पर शील्ड कर देगा कि नहीं, हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे, इससे प्रोटेक्ट करेगी आउटर इलेक्ट्रॉन को। तो इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से शील्डिंग इफेक्ट होती है। शील्डिंग कर रहे हैं हम, स्क्रीनिंग कर रहे हैं किसकी? न्यूक्लियर चार्ज की। जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो बाहर ना जाए उसे हम ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ब्लॉकिंग भी बोल सकते हो आप इसे। बाकी मैंने ट्रेंड बता दिया था, SPDF, S का Q है, स्फेरिकल शेप है और न्यूक्लियस के पास में है, तो ये बहुत ही इफेक्टिवली ब्लॉक करता है न्यूक्लियर चार्ज को। तो शील्डिंग इफेक्ट S का ज़्यादा होता है। F के लिए क्या है? इसकी शेप बहुत ही डिस्पर्स्ड है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, वेल डिफाइंड नहीं है, और ये फार फ्रॉम न्यूक्लियस भी आप कह सकते हो, जिसकी वजह से इसका जो ब्लॉकिंग इफेक्ट है, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, जो शील्डिंग इफेक्ट है वो सबसे कम होता है। और D के लिए भी वैसे ही है, कम रहता है। P का डम्बल शेप है, इतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा एज कम्पेयर टू S ऑर्बिटल, S सबशेल के ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट केस इज ग्रुप 13 पे हम जरा आते हैं। ग्रुप 13 में देखो क्या यहाँ पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। डाउन द ग्रुप, देखो जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो ये इंक्रीज क्यों होता है? ये इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा जो शेल्स है वो ऐड होती रहती है, ठीक है। जैसे आप नीचे जाओगे तो एक एक शेल बढ़ती रहती है जिससे साइज बढ़ता है, लेकिन ऐसा 13th ग्रुप में हमें एक जगह देखने को नहीं मिल रहा है, गैलियम के केस में, ठीक है। गैलियम के केस में क्या हो रहा है? बोरोन एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। तो होना क्या चाहिए था कि होना चाहिए था कि सारे इस तरह से इंक्रीज करने चाहिए थे साइज। जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो सारे साइजेस इंक्रीज करने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो गैलियम है उसका साइज ज़्यादा होना चाहिए था एल्यूमिनियम से, बट क्या होता है जो गैलियम है उसका साइज कम हो जाता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इसका रीज़न देखो क्या होता है, ये कहाँ पर आ रहा है? ये फर्स्ट, सेकंड, और ये यहाँ पर गैलियम के आगे जब हम देखते हैं यहाँ पर S ब्लॉक है, यहाँ पर जाके यहाँ पर आपका P ब्लॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब यहाँ पर हम यहाँ पर बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, तो यहाँ से D ब्लॉक, स्कैंडियम से D ब्लॉक शुरू होता है और यहाँ पर जिंक तक जाता है। तो ये D ब्लॉक के यहाँ से यहाँ तक एलिमेंट स्टार्ट हो रहे हैं स्कैंडियम से और जिंक पर ख़त्म हो रहा है। तो जिंक के तुरंत बाद क्या आता है? गैलियम आता है। तो जो D ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है उसी का असर गैलियम पे भी पड़ा। क्या हुआ? जो जिंक है, जिंक की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d10 4s2। अब क्या होता है जब गैलियम के पास क्या होते हैं? गैलियम के पास भी 3d10, ये जो 3d10 इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रेजेंट होते हैं इनसाइड में। तो ये शील्डिंग कम करते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था S का सबसे ज़्यादा है, फिर P का है और D का सबसे कम है, D का कम है, F का सबसे कम है। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ट्रेंड है वो इस तरह का है। तो जो D है वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट में ध्यान रखो कि D और F जो होते हैं लास्ट में आते हैं, तो इनका जो शील्डिंग इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ब्लॉकिंग इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज का, वो बहुत पुअर होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो पुअर होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D इलेक्ट्रॉन्स। जो ये D इलेक्ट्रॉन्स है ये स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जिंक के बाद गैलियम है, ठीक है। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ जाएगा और जिंक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसको ये जो 10d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है, मान लो कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है,
ठीक है, बाहर ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन के पास न्यूक्लियर चार्ज आराम से चले जाएगा, ठीक है, आराम से चले जाएगा और उसकी वजह से वो उसको श्रिंक करेगा। वैसे भी मैंने कहा था जब शील्डिंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, जब शील्डिंग ज़्यादा होती है तो साइज शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होती है तो साइज़ क्या होता है, आपका साइज़ इंक्रीज करता है, क्योंकि जितना वो शील्ड करेगा उतना साइज़ इंक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट कम हो रहा है, क्योंकि डी वाले शील्डिंग पुअर करते हैं, तो शील्डिंग कम हो रही है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक जा रहा है, जिसकी वजह से जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर साइज़ थोड़ा सा डिक्रीज़ कर जाता है और वो इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि एल्यूमिनियम से थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन एक्सेप्शन है कि जब आप नीचे जाते हो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो यहाँ से आपने इंक्रीज करा, ठीक है, यहाँ भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन गैलियम में पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय डी इलेक्ट्रॉन्स, इनर डी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, इसका साइज जो है वो कम हो जाता है और बाकी वैसे ही इंक्रीज करता रहता है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पर है, जो गैलियम है उसका साइज है वो कम है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, लेकिन होना क्या चाहिए था, नीचे जाते हुए डाउन द ग्रुप वो ज़्यादा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे साइज आप देख सकते हो, इसका 135 पिकोमीटर है और एल्यूमिनियम का 143 है, तो थोड़ा सा ये कम है। सो रीज़न इज presence of d electrons in gallium which have poor shielding effect, so z effective वहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जिस वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, z इफेक्टिव क्या होता है, बार बार ये टर्म हम यूज कर रहे हैं, z इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो चार्ज बाहर तक पहुँच रहा है उसको कहते हैं z इफेक्टिव, कि कितना इफेक्टिव चार्ज बाहर तक पहुँच पा रहा है आउटर इलेक्ट्रॉन तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, शील्डिंग ये पुअर दे रहा है, इतनी अच्छी नहीं दे रहा है, तो बाहर तक क्या जा रहा है, न्यूक्लियर चार्ज जा रहा है, z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जो साइज है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से गैलियम और एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन यहाँ पर है। अब डी ब्लॉक का ही एक और एक्सेप्शन देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर सीरीज कौन सी होती है, जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो कौन कौन सी सीरीज होती है, 3D, 4D एंड 5D सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आ जाता है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम आता है, यूटेरियम आता है, लेंथेनम और नीचे एक्टिनम आता है, ठीक है। तो ये 3D सीरीज में नीचे को हम कर रहे हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर 3 है। अब एक चीज़ देखो, ये 3D सीरीज है, 4D है, 5D है, एक्सेप्ट दिस एक ट्रेंड फॉलो होता है कि जो 3D है उसका डाउन द ग्रुप क्या होना चाहिए था, इस तरह से इंक्रीज होना चाहिए था, जो कि ग्रुप 3 में बहुत आराम से हमें देखने को मिला कि जो लेंथेनम है उसका साइज ज़्यादा है एज कम्पेयर टू यूटेरियम, यूटेरियम का ज़्यादा है स्कैंडियम से, जैसे कि होना चाहिए था डाउन द ग्रुप, वैसा यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली हो रहा है, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप आगे फोर्थ ग्रुप में जाते हो तो क्या होता है वहाँ पर, जैसे टाइटेनियम, जिरकोनियम और हैफनियम। तो इसे कैसे लर्न करवाया था मैंने आपको, टाइगर ज़रा हांफा, ठीक है, टाइगर ज़रा हांफा और वो नवाब था, इस तरह से मैंने करवाए हैं ना आपको, ये ग्रुप कैसे लर्न करते हैं, तो यहाँ पर उनका यूज़ होता है, आपको लर्न होने चाहिए वो ग्रुप, मैंने पीरियोडिक टेबल का शॉर्टकट आपको करवाया है। तो देखो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी आप एक्सपेक्ट करते हो यहाँ पर भी इस तरह से इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे इंक्रीज नहीं होता, बल्कि ये क्या होता है, ये यहाँ पर तो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, 4D का 3D से ज़्यादा आ जाता है साइज़, लेकिन जो 4D और 5D वाले एलिमेंट्स हैं ना उनके इक्वल साइजेस आ जाते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, नियरली इक्वल भी आप कह सकते हो। यहाँ पर वैनेडियम से नियोबियम का ज़्यादा हो गया साइज़, लेकिन टेंटेलम और नियोबियम का इक्वल हो गया, ठीक है। ये सब ट्रेंड चलता है, एक्सेप्ट दिस जो थर्ड था उसमें तो सही था, लेकिन आगे सभी में हमने देखा इस तरह का, हमने क्या देखा कि इस तरह का ट्रेंड चल रहा है कि यहाँ से तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन नीचे जाके यहाँ पर इक्वल आ रहा है, यहाँ से इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे जाके इक्वल आ रहा है, ऑलमोस्ट इंक्रीज़ हो रहा है, नीचे इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर
ट्रेंड देखा, एग्जैक्टली कहीं पर इक्वल भी नहीं होगा बट क्या होगा, नियरली इक्वल होगा। तो इस तरह से नियरली हमने ये ट्रेंड देखे। अब ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पर तो सेम हो रहा था, जो ग्रुप 3 था, जो ये ग्रुप 3 था उसमें तो सब सही चल रहा था, नीचे इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन आगे इससे आगे ऐसा क्या हो गया कि नीचे के जो 4D एंड 5D सीरीज़ के एलिमेंट्स थे उनके साइज़ ही नियरली सेम आने लगे। तो उसकी कहानी लाई करती है लेंथेनम पे। लेंथेनम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 70, इसका होता है 57, ठीक है, और इसका होता है 72 हैफनियम का। बिटवीन दिस क्या होता है, लेंथेनाइड्स आते हैं, कहाँ से कहाँ तक आते हैं, 58 से लेके आते हैं 71 तक, ठीक है। तो 58 से 71 तक चलते हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसे हम कहते हैं लेंथेनाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो 58 से 71 तक लेंथेनॉइड चल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, जो ये एफ ब्लॉक क्यों कहते हैं इनमें, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पर जा रहे हैं, जैसे लेंथेनम यहाँ था, उसके बाद क्या हो गया 58 से 71 तक ये लेंथेनाइड्स गए, उसमें एफ में इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, एफ सब शेल में वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, वहाँ पर एफ सब शेल भरी जा रही है लेंथेनम के बाद। लेंथेनम के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, सीरियम आ रहा है, वहाँ पर एफ में F1 आ रहा है, वहाँ पर ऐसे ऐसे करके एफ में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जा रही है, ठीक है। तो वो क्या हो रहे हैं, वो इनर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं वहाँ पर। और हमें पता है कि जो एफ और डी की जो शील्डिंग है, एफ की तो सबसे ही कम है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही इसकी क्या है, पुअर है। तो पुअर शील्डिंग किसकी है, एफ की है। तो इसकी पुअर शील्डिंग है, पुअर शील्डिंग होने की वजह से ये क्या करता है, ये पुअर शील्डिंग होने की वजह से ये न्यूक्लियर चार्ज को बाहर तक जा रहा है, ठीक है। शील्डिंग कम हो रही है, ब्लॉकिंग कम हो रही है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बाहर तक पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, साइज डिक्रीज होता है, जिसे हम +2 में पढ़ेंगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, कि जो लेंथेनाइड्स है उनमें जो ये 58 से 71 तक एलिमेंट्स है उसमें रेगुलर डिक्रीज इन साइज देखा जाता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, क्योंकि एफ की सब शेल अंदर भरे जा रही है। जैसे ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके बाहर मान लो कि ये एफ की सब शेल है, ठीक है, बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, ये एफ की सब शेल मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, लेकिन इनकी पोर शील्डिंग है, इनके भरने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये पोर शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं। तो जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो आराम से बाहर तक जा रहा है, और जिसकी वजह से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, और ये साइज कम कर रहा है, श्रिंक कर रहा है। इसी वजह से जो ये 58 से 71 तक के एलिमेंट्स है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रेगुलर डिक्रीज इन साइज देखा जाता है, जिसको लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहा गया है। डिटेल में +2 में आएगा, इस ब्लॉक में अभी भी पढ़ लो। और साथ ही क्या होगा, जब 71 से आप 72 पे जाओगे हैफनियम में, या फिर 73 एंड सो ऑन आगे तक जाओगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, होना चाहिए था कि ऊपर से आ रहे थे तो यहाँ पर साइज का इंक्रीज होना था, लेकिन ड्यू टू दिस कि जो पुअर एफ सब शेल की शील्डिंग है, पुअर एफ शील्डिंग है, या फिर आप कहो ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है, यहाँ पर आपको साइज कम हो जाता है, और वो कितना कम हो जाता है, वो जिरकोनियम के बराबर ही आ जाता है। होना क्या चाहिए था, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होना चाहिए था हैफनियम का, लेकिन ड्यू टू दिस जो ये लेंथेनाइड्स है वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन देखी जा रही है, जिसे हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट बाय एफ सब शेल। जो एफ सब शेल है उसकी पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जो एफ सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो पुअर क्या कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर साइज का डिक्रीज मिलता है। और हैफनियम का साइज इसी वजह से, एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से साइज इतना डिक्रीज हो जाता है कि वो नियरली जिरकोनियम के बराबर पहुंच जाता है। सेम गोज फॉर टेंटेलम, इसमें भी ऐसे ही होता है कि यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से नियोबियम और टेंटेलम का साइज नियरली इक्वल आ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं 3D सीरीज से आप 4D में जाओगे, साइज इंक्रीज होगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब आप 4D और 5D को देखो तो वो नियरली, ठीक है, कई एग्जैक्टली नहीं कह रही हूँ मैं, क्योंकि कई बार क्या होता है थोड़ा पॉइंट्स का डिफरेंस भी आ जाता है। तो यहाँ पर 4D एंड 5D सीरीज में आपको क्या होता है, साइजेस नियरली सेम देखने को मिलते हैं, बट एक्सेप्ट थर्ड ग्रुप, क्योंकि जो लेंथेनाइड है वो
क्या हो रहे हैं, लेंथेनम के बाद शुरू हो रहे हैं ना, तो यहाँ पर तो ऐसी कोई कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ पर तो कोई भी फिलहाल एफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है ना, इसके आगे सीरियम से शुरू हो रहे हैं 58 से। तो जो थर्ड ग्रुप है वहाँ पर स्कैंडियम, यूटेरियम, लैंथेनम, एक्टिनम, वहाँ पर तो रेगुलर इंक्रीज आपको नॉर्मली दिखाई देगा, लेकिन यहाँ के बाद प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और उसका रीज़न है पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो देखो पढ़ते हैं एक बार रीज़न इसका। ये क्यों हो रहा है इस तरह से, क्योंकि ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ सबशेल इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वजह से जो जेड इफेक्टिव है, जेड इफेक्टिव क्या बताया था मैंने आपको, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस का जो चार्ज बाहर तक पहुंचे उसको कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। उसकी वजह से ब्लॉकिंग नहीं हो रही है, एफ वाले ब्लॉक अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, बैड ब्लॉकर्स है, इसी वजह से वो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है, वो बाहर तक पहुंच रहा है, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मतलब बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो मोर अट्रैक्टेड फील होगा टुवर्ड्स द न्यूक्लियस से। ठीक है, जैसे ही वो न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियस है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बीच में इतना कोई, बीच में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसे लोग नहीं है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे, परेशान करे, तो इसका इसके पास आना बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी क्योंकि बीच में प्रॉब्लम करने वाले कोई स्ट्रॉन्ग पार्टी नहीं है, तो दोनों में अट्रैक्शन अच्छी होगी, जिस वजह से क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन होगा साइज में, क्योंकि ये एक दूसरे के थोड़ा पास आ जाएंगे तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और जिससे साइज डिक्रीज होता है। और इसी फिनोमिना को जो ये ऊपर आपको समझाया है, दिस इज कॉल्ड लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जो कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइट्स की वजह से हो रही है, एफ सबशेल की वजह से हो रही है। ठीक है, तो यही रीजन है जब भी आप इस तरह से 3D में 3D 4D 5D में जो साइजेस की सिमिलैरिटीज आ रही है उसका रीज़न क्या दोगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है एक बार ये भी देख लो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन लेंथेनॉइड्स, जब हम सीरियम से 71 तक जाते हैं, ठीक है, ल्यूटीशियम तक जाते हैं, तो क्या होता है लेंथेनाइड्स में जो एटॉमिक रेडियस है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है। वहाँ पर जब आप एफ ब्लॉक में +2 में पढ़ोगे तो आप देखोगे लेफ्ट टू राइट जब आप जा रहे हो लेंथेनॉइड्स में भी, 4F सीरीज में भी, तो वहाँ पर सीरियम से ल्यूटीशियम जाने में क्या हो रहा है, साइज रेगुलर कांस्टेंट डिक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, उसके रीज़न क्या है, दो रीज़न है। फर्स्ट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैंने आपको बताया था क्योंकि F की शील्डिंग बहुत ही, F इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग बहुत ही पुअर होती है, सबसे पुअर होती है। वो कोई भी शील्ड, ये कहो कि जो F सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ भी ब्लॉक नहीं करते, वो बहुत ही कम ब्लॉक करते हैं, जो न्यूक्लियर चार्जेस को बहुत ही कम ब्लॉक करते हैं। ठीक है, सो पुअर शील्डिंग ऑफ 4F इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंडली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, क्योंकि कोई शील्डिंग ही नहीं है, कोई बीच में प्रॉब्लम ही नहीं है, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई भी बीच में F वाले हैं लेकिन वो ढीले से है, वो कोई शील्ड नहीं करे, कुछ ब्लॉक नहीं करे, तो वो आराम से न्यूक्लियर चार्ज बाहर तक जाता है और यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। दिस इज कॉल्ड लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होगी विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर हमने करे एक्सेप्शंस इन एटॉमिक रेडियस, तो क्वेश्चन यहाँ से कहीं से भी बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा एटॉमिक रेडियस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आयनिक रेडियस, उसके बाद आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, बाय बाय।